आज हम लोग अध्याय 1 कक्षा 8 यानी भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे फुटबॉल के खेल के साथ कि कैसे फुटबॉल का खेल हो, चाहे क्रिकेट के खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, उसमें कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो खिलाड़ियों को पालन करना पड़ता है। उसी तरह हम ये देखते हैं कि समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिन्हें कि हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच का जो फ़र्क पता चलता है। हमने कक्षा 6 और 7 में भारतीय संविधान की बात कर चुके हैं, जिससे उन्हें पढ़कर हमारे मन में कई ऐसे सवाल पैदा हुए हैं। उसमें ये है कि आखिर संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था। तो हम वही सब कुछ प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर द्वारा ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला यह है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यह जो चित्र दिया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज़ हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे वहाँ पे संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान है वो लोकतांत्रिक ही होंगे। तो संविधान जो है वो कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उनमें पहला यह दस्तावेज़ उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार उसे रच सकते हैं। यानी किसी भी देश के वासियों को जो भी उनकी इच्छाएं हैं और जो भी उनके सपने हैं वो अपने संविधान में रच सकते हैं। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। और यह जो हम दो चित्र देखेंगे वह नेपाल का है और इन चित्रों में हम देखेंगे कि कैसे पहले नेपाल में नेपाल की ये जो क्या बोलते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जन संघर्ष इन दोनों चित्रों द्वारा दिखाया गया है। ये है तो 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य आप इन ऊपर के चित्रों में देख सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं, वो नेपाल में हुई हैं। तो हमें समझना होगा कि 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली गई। तो हम देखते हैं कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं, बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में ही बताया गया है। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना और जिस भी देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान जो है वह बहुत अहम भूमिका अदा करता है।
लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका उदाहरण इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे जो मॉनिटर है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसी नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके, और इसके लिए हमें कई सारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। और लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, और नीचे दिए गए चित्र से ये बात को दर्शाया गया है। तो इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसला लागू कर रहा है जिससे अल्पसंख्यकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में वो बना ही रहता है। तो संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। यानी कि हम देख सकते हैं कि यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे हम अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व हम लोग कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, बट ऐसा कई बार हो सकता है कि हम किसी भी मुद्दे पर कई बार बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है, और इस चित्र में इस बात को दिखाया गया है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस ही कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। एक ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है। तो हम देखते हैं कि अब हम संविधान के मुख्य लक्षण को पाएंगे। तो 1946 में गठित की गई संविधान सभा में लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया, और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती ही रही थी। और उनमें हम ये देखेंगे कि कई सारे हम देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान में कई ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो देशवासियों के हित में काम करते हैं। पहला इसमें होता है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन तीसरा स्तर पे है, और भारत में हम ये चीज़ को देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम देखते हैं वो ये है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद ही करते हैं, और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में दूसरी इकाई में और विस्तार से हम लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा होता है शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। और चौथा हमारा मौलिक अधिकार है, जिससे हम भारतीय संविधान की अंतर आत्मा भी कहते हैं, और इसके अंदर कई सारे अधिकार आते हैं। वह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार।
तो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पांचवा हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश में किस तरह का संविधान मौजूद होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। और इन तीनों तस्वीर में हम देखेंगे कि पहला इसमें ये है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और तीसरे में सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, तथा उनके पीछे हैं श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो इस अध्याय में हम इतना ही कुछ पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आगे के जो आयाम हैं वह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अध्याय 1 यानी कि भारतीय संविधान यहीं पर ख़त्म होता है।